मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता, और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थी। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़ी ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो। तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो... नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने, और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उके बाद में हुआ यूं के... उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है। और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो। मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती। उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वहीं सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ू, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ू, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई। जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं। वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है, बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज इसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी।
तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा। हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए। अरे तू कौनो चिंता मत कर मुन्ना, सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना। नरेंद्र नाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो त्योहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊ का निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहन वाह, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक बा। सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह, धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख। बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं
और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है, जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ये गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। हाँ, लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो। तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हारे मन को परखने की खातिर। और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। प्रताप की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज, सिया, सयूरी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छे पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयूरी बेटा, ये तो गलत बात है ना। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है, और तुम देखो, सूरज से तो एक हो, काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला।
अरे सयूरी, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवरटाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर, मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं। और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं। एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी। सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है, मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सयू बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो, निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती
और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रहे है तू? इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाएं, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयूरी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं, मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है। आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं। सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है, ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो, मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब? अपन को येड़ा बनाया? ओए, ज्यादा बकवास मत कर। अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 2 जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे। तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ, सही कहल रही ना? हाँ अम्मा,
जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी हैं। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा, एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उसका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे, ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ई फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन ई का इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? का रे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर बबुआ, तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना, वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नहीं है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं।
फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओ गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईका अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। शीला जी की 5 बहुएं होती हैं, जिनका इकलौता पति शीला का बेटा रणधीर होता है। रणधीर ने सबसे पहले प्रीति से लव मैरिज किया। शादी के बाद रणधीर के पिताजी के परम मित्र की बेटी करीना उससे रणधीर शादी कर लेता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने रणधीर के पिताजी की बहुत देखरेख की होती है मुसीबत भरे समय में, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने ये शादी की। उसके बाद एक तूफानी रात में उसे उसके बचपन की सहेली चांदनी मिलती है, जो बुरी अवस्था में होती है, और उसे सहारा देने के लिए और समाज में जगह देने की खातिर वो उससे ब्याह कर कर घर ले आता है। और फिर चौथी बार वो जाने अनजाने में एक गांव में फंस जाता है, जहां के लोग जबरदस्ती उसकी एक गांव की लड़की रज्जो संग शादी करा देते हैं। अब जब संतानी सुख की बात आती है तब उसे पता चलता है कि चारों बीवियां बांझ हैं, तो वो 5वीं बार अंजलि से शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखते हैं क्या हाल होता है इन 5 बहुओं के एक पति का। अरे ओ हमार 5 कलमुही बहुरियो, कहाँ मर गई? तनिक नाश्ता तो दे दे। हैं? का अपनी सास को जान से मारने का इरादा है का? खान पान ना दे के? तभी 5 बहुएं वहां पर आती हैं और बोलती हैं, जी नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात को हम और रणधीर जी देर तक जागे थे, एक ही कमरे में थे। क्या? रणधीर जी? और वो भी तुम्हारे साथ? हाय मोरी मैया, ये तो अच्छा ना ही हुआ। और नहीं तो क्या, रणधीर जी ने मुझ संग शादी की है क्योंकि तुम चारों बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये क्या सुन रही हूँ, यहाँ मुझे छोड़कर रणधीर इस करीना की बच्ची के साथ रंगरलिया मना रहा है। आने दो उन्हें, आज तो उनकी खैर नहीं। ओह गॉड, माय डियर जलकुकड़ी सौतनो, इतना भी मत जलो, पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे रणधीर जी को ऑफिस का बहुत सारा काम था, और फिर मैं भी तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनकी कुछ प्रेजेंटेशन फाइलें बनाने में मदद की बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नासपीटियों कलमुहियों, तुम लोगन को अपन पिया संग रंगरलिया मनाने की दिलचस्पी पड़ी है, और यहाँ पे तुम लोगन की सास भूख के मारे मर जा रही है। उनकी तो कौनों को फिकर ही नहीं है। निर्दयी बहुए, कौनो फायदा नहीं हमारी 5 बहुए होकर भी। हाँ, शांत हो जाओ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। प्रीति और करीना तुम दोनों पराठे बनाओ, और रज्जो और चांदनी तुम दोनों मेज साफ कर दो और बर्तन समेट दो। 5 बहुएं नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। फिर रात में जब रणधीर ऑफिस से घर आता है तभी, रणधीर, और रणधीर, तुम्हारी और मेरी शादी की सालगिरह आ रही है, चलो ना इसी बहाने किसी ट्रिप पर जाते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हाय मोरी मैया, ओए अंजलि करमजली खिसक तो। हाँ, आई बड़ी रणधीर जी,
आप ना हमरे साथ चलिए, हम ना मेले में जाके सैर करेंगे। वो बुढ़िया के बाल, आलू की जलेबी, गोलगप्पे और पता नहीं का खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, रणधीर जी हमें दुबई ले जाएंगे और हम वहाँ पर खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। क्यों रणधीर जी, ले जाएंगे ना आप मुझे? ढेर सारी शॉपिंग करके ढेर सारी चीजें दिलाएंगे ना आप मुझे? ना, रणधीर मेरे बचपन का दोस्त है, हम दो सबसे पहले जाएंगे और वो भी अकेले घूमने। हाँ, और मैं क्या करूंगी? रणधीर जी, तुम चारों के पति और मेरे भाई हैं क्या? रणधीर जी ने सबसे पहले मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझसे शादी की, तो इसका मतलब उन पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। हाँ। अरे बस, तुम पांचों का मुंह नहीं दुखता क्या इतनी बक बक करके? अरे पति थका हारा घर आया है, ऐसा नहीं कि उसे एक गिलास पानी दे दो। आते ही अपनी अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी। ओह सॉरी रणधीर जी, एक ग्लास क्या, आप 100 ग्लास पानी पीजिए, लेकिन हमको दुबई जरूर ले जाइए। पांचों बीवियां इसी तरह रणधीर को परेशान करती रहती हैं और बस उससे शॉपिंग करा के उसकी जेब खाली करती रहती हैं। शीला अब अपनी पांचों बहुओं के प्रति और भी कठोर हो जाती है और उनसे खूब काम करवाती है, जिससे परेशान होकर वो पांचों बीमार होने का ढोंग करती हैं और कुछ काम नहीं करती। देख ला लल्ला, तोहरी पांचों लुगाइयां कैसे बिस्तर पर पकड़कर बैठ गई हैं और सारा काम हमरे गले में बांध दिया है, कौन फांसी का फंदे की तरह। ये पांचों संग शादी करने से अच्छा तो कुंवारा ही रह जाता, वही अच्छा होता। हमरे तो भाग ही फूटे हैं, क्या करें? माँ, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे भी नाक में दम कर रखा है उन पांचों ने। फंस गए हैं ये 35 फेरे लेकर। 35 फेरे? हमारा मतलब 5 मेहरारू है ना, तो पांचों संग 7 फेरे लिए तो उका गणित 35 फेरे। हम तोहरा के लाख समझाए रहे, लेकिन तोहरे ही अंदर पता नहीं कौन ज्वालामुखी खा लावा बह रहा था। रणधीर भी अपनी बीवियों से परेशान हो चुका था और उसकी माँ शीला भी अपनी पांचों बहुओं से परेशान हो चुकी थी। करवा चौथ का पावन पर्व आता है। पांचों बहुएं शीला और रणधीर के सामने ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रणधीर के लिए व्रत रखा है, जबकि पांचों बहुएं छुप के दबाकर खाना खाती हैं और रात में छत पर सुहागन की तरह सज संवर कर अपनी अपनी थाली लेकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। ओ बहुओं, देखो चांद आवत है। हाय मोरे मैया, रणधीर जी आइए, पहले हमारा व्रत खोलिए और हमें शगुन का तोहफा दीजिए। हमका पता है कि आप हमरे खातिर रानी हार बनवा कर लाए हैं। नहीं रणधीर जी, पहले आप हमारा व्रत खोलिए और हमारा डायमंड ज्वेलरी का वो सेट दीजिए। नहीं रणधीर जी, पहले आप मेरा व्रत तोड़िए और मुझे तोहफा दीजिए। रणधीर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और माँ जी की भी देखभाल करती हूँ, तो तुम पहले मेरा व्रत खोलो, आओ, वरना फिर चांद बादलों में छुप जाएगा। जल्दी आओ और मेरा तोहफा भी दे दो मुझे पता है कुछ एक्सपेंसिव ही लाए हो। ओ अंजलि करमजली, तो हार मतलब का है कि हम लोगन रणधीर जी से नफरत करत हैं और सासू माई पर अत्याचार। हाँ? तुम पांचों ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या अपने तोहफों के लिए? हाँ। रणधीर और शीला एक मिठाई बर्फी खाते हैं और खाने के बाद दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं और जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पांचों बीवियों ने पूरी तिजोरी खाली की है और उन्होंने रणधीर को लूट लिया है और भाग गई हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी पांचों बीवियां मुझे कंगाल करके चली गई। अब तो मैं न घर का रहा न घाट का। और कर 50 शादियां। हाँ, कल मुहा कहीं का। अब बैठ यहाँ पे रोते और पछताते हुए। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिठवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो, और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रहे हैं पहले ही। ना ना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं।
मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ। और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह हाय हाय, होए 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 होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती, क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद। इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया। थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई। अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना। हाँ हाँ दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गांव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कल मुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहां जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में
कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है और बेसहारा जानवरों को खाना और रहने की जगह देकर उनकी देखभाल भी करता है।